और जब भी किसी दर्द की बात होती है तो उसे साबित करने के लिए या उसे प्रतीकात्मक तौर पर दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें हमारे पास होती हैं। और ऐसे ही गुजरात के उस दर्द का भी प्रतीकात्मक जो रूप है वो दो तस्वीरें थी, दो पोस्टर बॉयज़ जो हमने गुजरात दंगों के दौरान देखे थे। उसमें से एक थे अशोक परमार उर्फ अशोक मोची, जो हाथ में लोहे की छड़ लहराते हुए, माथे पर भगवा पट्टा बांधे हुए, बिल्कुल एक राष्ट्रवादी हिंदू की तरह हिंदुत्ववाद का परचम लहराते हुए एक पोस्टर पर सामने आए थे। और दूसरी जो तस्वीर थी वो थी कुतुबुद्दीन की, जो कि हाथ जोड़े हुए, शर्ट पर खून के धब्बे लिए हुए और आंखों में आंसू लिए हुए अपने और अपने परिवार को बचाने की भीख मांग रहे थे। ये दोनों तस्वीरें जो थी वो प्रतीकात्मक तौर पर ये दिखा रही थी कि एक तरफ वो लोग थे जो इस पूरे दंगे के जो आक्रामक थे उनके रूप में सामने आए, और दूसरी तरफ जो कुतुबुद्दीन थे वो उन लोगों में थे जिनके ऊपर वो अत्याचार हुए। लेकिन उसके बाद तस्वीरें बदली और ये दोनों पोस्टर बॉयज़ मिले, दोस्ती हुई, ये हमने सबने देखा। लेकिन अब उन दोनों लोगों की ज़िंदगियां कैसी चल रही हैं और अब आने वाले चुनावों में भी वो किसकी ओर देख रहे हैं, किस राजनीतिक पार्टी की ओर देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पहुँच गए। तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ, इस विधानसभा सीट की बात करते हैं। ये दरियापुर विधानसभा सीट है। पिछले 2 बार से कांग्रेस के विधायक यहाँ काबिज हैं और जो 21 विधानसभा सीटें हैं अहमदाबाद में, उसमें से 14 पर बीजेपी काबिज है। लेकिन ये कुछ चुनिंदा सीटों में से है जो कांग्रेस के खाते में जाती है। अब मेरे पास ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं अशोक मोची, अशोक परमार। यही वो चेहरा है जो उस वक्त गुजरात दंगों के वक्त हिंदुत्व का चेहरा बने थे, पोस्टर बॉय बने थे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है गुजरात में, अहमदाबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे मैडम, एक गुजरात गरीब की जिंदगी तो क्या होती है, उसी तरह हमारा भी चल रहा है। इस देश में गरीब को की जो जिंदगी होती है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जीने का, बस हमारी जिंदगी भी उसी की तरफ चल रही है। ऐसा है। अच्छा अशोक जी, जब भी हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात इलेक्शंस की जब भी बात आती है, तो 2002 का जिक्र जरूर आता है। उसके बिना राजनीति पूरी नहीं होती यहाँ की। आपको क्योंकि उस टाइम के जो हादसे घटनाक्रम है ना, वो एक इतिहास बन चुका है मैडम। तो उसका तो जिक्र हर, जब तक मोदी जी सत्ता में है दिल्ली पर, तब तक उसका तो जिक्र होता ही रहने वाला है। ऐसा है। तो मोदी जी है तब तक क्यों जिक्र है उसका? क्योंकि मोदी जी की वजह से एक हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत हुई। 2001 से हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत हुई और 2000 के दंगों में मोदी जी की जो इमेज बनी कि एक हिंदू नेता के रूप में बनी। तो जब तक ये मोदी जी है दिल्ली में, तब तक तो ये चलने वाला ही है। और 2000 के दंगों के पहले मोदी जी को आरएसएस और बीजेपी के सिवा पब्लिक तो नहीं जानती थी कि कौन है अब नरेंद्र मोदी। मेरे जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे जानते कि मोदी जी कौन है, लेकिन आम जनता को कोई मालूम नहीं था। लेकिन 2002 में गुजरात में एक दुखद भयानक हादसा हुआ, गोधरा कांड हुआ। अयोध्या से आने वाले कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जलाया, और उसके बाद में यहाँ गुजरात में बदले की भावना से, गुस्से में, आक्रोश में आम जनता की ओर से और कुछ पार्टियों ने बड़े बड़े हादसे करवा दिए। तो उसकी वजह से गुजरात के जो दंगे थे वो देश विदेश में चर्चा का केंद्र बन गया। ऐसा। अच्छा, लेकिन आपकी जो तस्वीर सामने आई थी, आपकी तो तस्वीर हिंदुत्व के, कहते हैं ना, हिंदुत्व का चेहरा बनकर सामने आई थी। उस तस्वीर की सच्चाई क्या है? उस तस्वीर की सच्चाई में तो मैंने मैडम, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ पहले भी, और यूट्यूब पे मेरा बहुत वीडियो है, वो बहुत लंबी सच्चाई है। लेकिन शॉर्ट में इतना बोलता हूँ कि हमारा जो इलाका है वो तो गोधरा कांड से पहले ही अहमदाबाद में दंगा प्रभावित इलाका गिनाया जाता है। दरियापुर है, शाहपुर है, कालूपुर है, तो हमारे लिए तो सब कॉमन ही था। और उस टाइम के मेरे जो हालात थे कि 2001 में मैंने घर छोड़ दिया था हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, और मैं यहाँ सड़क पर ही सोता था। ठीक है, ये सामने आप जो मकान सब दिख रहे हैं, ये मुस्लिम बस्ती है। तो उस टाइम पे यहाँ भी भयानक दंगा शुरू हो गया था। ऐसा है। अच्छा, मोदी जी के बारे में बात करें तो अब मोदी जी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आपने कहा कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की शुरुआत की उन्होंने। हाँ, तो वो तो गुजरात से हो चुकी है ना मैडम। 2001 से ही गुजरात से है। मतलब कि देखो, गुजरात में मोदी जी ने, आरएसएस ने गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया है, और यहाँ इन लोगों को सफलता मिली। हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया। हाँ, प्रयोगशाला बोलते हैं ना, जहाँ प्रयोग होता है। तो गुजरात में गोधरा कांड और गोधरा कांड के बाद के जो दंगे हुए, तो उसकी वजह से यहाँ गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोग। तो आप
आपने जो ये वर्ड यूज किया हिंदुत्व की प्रयोगशाला, वो सफल रही? सफल ही रहा ना मैडम। ये जो यहाँ गुजरात में जो प्रयोग किया उन्होंने, वो गुजरात में तो सफल ही रहा। और उसके बाद में लगातार गुजरात के में बीजेपी आती रही है, बराबर है। काफ़ी 2002 से लेके अभी तक 2022-20 साल हुआ, तब से बीजेपी का राज चल रहा है यहाँ, मतलब वो सफल हुआ यहाँ। और वही प्रयोग उन्होंने फिर नेशनल में, दिल्ली में, पूरे देश में लागू किया, वो उनमें भी उनको सफलता मिल गई। हाँ, क्योंकि 2 बार मोदी जी वहाँ बने ना, दिल्ली में भी, और ये तीसरी बार भी आएंगे शायद 2024 में। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो ये प्रयोग सफल हो रहे हैं, ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा, बहुत बुरा है मैडम, बहुत बुरा है। ये हमारी देश की एकता के लिए और आज़ादी में हमको जो संविधान में आज़ादी के अधिकार मिले हैं ना, वो सबके लिए बुरे है मैडम। इसका मुझे 20 साल से यहाँ गुजरात की धरती पर अनुभव हो गया है, एहसास हो गया है कि इनकी जो राजनीति है ना, सबके लिए सही नहीं है। देश के लिए भी सही नहीं है, महिलाओं के लिए सही नहीं, दलितों के लिए नहीं, मुस्लिमों के लिए, गरीबों के लिए, किसी के लिए सही नहीं है। क्योंकि आपके सामने मैं बैठा हूँ ना, मेरी जो फोटो 2002 में चली थी, 2002 से, बराबर है, देश विदेश में, डॉक्यूमेंट्री में, मीडिया में, टीवी में, चैनलों में, लेकिन आज तक गुजरात का कोई भी बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, आज तक कोई मेरे पास आके मुझे कुछ मिला नहीं है। इसकी 2 तस्वीर की वजह से मैं उस पर बहुत आफत आई, बहुत मुसीबत आई। वो सबका सामना मैंने अकेले ने भी किया है, ठीक है, लेकिन इनकी ओर से कभी मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। क्योंकि जो तस्वीर मैंने दी थी ना, वो मानवता और समानता, इंसानियत की भावना से ही दी थी, ठीक है। तो मैं भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, वो टाइम पे जुड़ा नहीं था, आज भी नहीं जुड़ा हूँ। कोई भी हिंदूवादी संगठन या बीजेपी से मैं कभी जुड़ा नहीं हूँ। लेकिन आपको जोड़कर देखा गया था, माथे पर भगवा पट्टा था। मीडिया की गलत फहमी की वजह से उस टाइम पे मुझे जोड़ दिया था हिंदूवादी लोगों के साथ में, ये बजरंग दल वाला है और जो हिंदुत्व बोलते हैं उसका समर्थक होगा, इस तरह का मीडिया ने दिखाया था। जबकि मीडिया की आपको एक बात बोलूँ, मीडिया ने काफ़ी 12 साल मेरी तस्वीर चलाई, लेकिन मीडिया ने कभी पर्सनल मेरे बारे में लिखा था कि ये तस्वीर किसकी है, कहाँ की है। दंगा तो गुजरात में मैडम 2-3 हज़ार जगह पे हुआ था, बड़ा छोटा बड़ा सब मिला के, ऐसा है। तो उस वक्त आप हाथ में वो लोहे की छड़ लेकर क्या करने जा रहे थे? अरे मैडम, मैं आपको पहले ही बोला ना कि हमारा जो इलाका है अहमदाबाद का ही है, ये हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है और यहाँ तो पहले से ही दंगे हो रहते थे। तो उस टाइम पे मैंने मेरी सेफ्टी के लिए वो सब किया था। जैसे कि मैं सड़क पे सोता था, ठीक है, मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और वो टाइम पे यहाँ मेरे बाजू में एक मुस्लिम का गैरेज था। तो हिंदू मॉब जो उस टाइम पे सड़क पर आया था ना अपना गुस्सा आक्रोश दिखाने, तो उनको ऐसा लगा कि मुस्लिम होगा, दाढ़ी और गैरेज की वजह से और मेरी हालत की वजह से, क्योंकि मेरे इलाके में मुस्लिम बस्ती है। भगवा झंडा आपने सेफ्टी के लिए पहन लिया? भगवा झंडा नहीं है बहन, एक टुकड़ा है। देखो आप मेरे बाजू में देखो कितने कपड़े हैं, अभी हाल में भी कपड़े पड़े, देख लो आप, शूटिंग उतारो, शूटिंग देखो कितने कपड़े पड़े। ये अहमदाबाद का दिल्ली दरवाजा बाजार है, उसी में से कपड़ा लिया था मैडम अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा जमता था कि चलो भाई हमारे इलाके में भी दंगा चल रहा है तो दूसरे हिंदू इलाकों में जाना पड़ेगा, बराबर है, तो वहाँ कोई मुझे हिंदू समझकर अटैक ना कर दे, इसके लिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए वो कपड़ा लगाया था। चलिए उस प्रयोग पर आते हैं जिसका जिक्र आपने किया। तो यहाँ जो प्रयोग बीजेपी ने किया हिंदू राष्ट्र का, अब जो पूरे देश में प्रयोग हो रहा है, हो गया ना, सफल भी रहा है, वहाँ भी सफल हो गया। तो 2 बार प्रधानमंत्री बने ना, तो सफल ही हुआ है ना मैडम। और आज क्या हो रहा है पूरे देश में तुम जानते ही हो ना। हिंदू राष्ट्र जो घोषित करने की बात करते हैं वो कब करेंगे? वो तीसरी बार में 2024 में अगर मोदी जी वापस देश के प्रधानमंत्री बन गए, हैट्रिक कर दी, तो 2025 में भारत में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन गुजरात में तो अब 2001 से हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हाँ, सोचते हैं लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार है एक फायदा है कि यहाँ दंगे दोबारा नहीं हुए। अरे मैडम, दंगा करने वाले जब को सत्ता मिल गई तो दंगा कौन करेगा? मेरे जैसा थोड़ी दंगा करने निकलता था, समझ गए बात में आप। जो दंगा करवाते थे सत्ता के लिए, उनको आज सब कुछ मिल चुका है, सत्ता मिल गई तो अब कौन दंगा करेगा? ऐसा है मैडम। लेकिन आप जैसी आवाजें है ना मैडम, क्या कांग्रेस की जो थी राजनीति थी ना, उस टाइम की, मैंने कांग्रेस का भी राज देखा है बचपन में, उसकी वो टाइम पे बहुत दंगे होते थे। तो कांग्रेस क्या मुस्लिमों का तुष्टीकरण बहुत करती थी, ठीक है, और तुष्टीकरण मतलब कि मुसलमानों की ज़्यादा तरफदारी करती थी। तो मुस्लिमों में जो असामाजिक तत्व थे वो बहुत चढ़ गए थे उस टाइम पे, तो सरकार को ब्लैकमेल करते थे, गलत धंधे करते थे, ऐसा बहुत था उस टाइम पे। अब उसका उल्टा हो रहा है। अभी उसका उल्टा नहीं हो रहा है, बराबर है। हिंदुओं को कौमवाद और जातिवाद बढ़ गया है। मोदी जी कहते हैं ना मैडम कि मैंने गुजरात का विकास कर दिया। हाँ, विकास हुआ है, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन किसका? अदानी अंबानी का, भ्रष्टाचारी का, कौमवादी का, जातिवादी का।
उनका विकास हुआ है मैडम। हमारे जैसे गरीबों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऊपर से महंगाई बढ़ने की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है, जहर हो गया हमारा। मुझे नहीं, किसी भी गरीब को तुम पूछो। नहीं तो हमने तो बात की लोगों से यहाँ, लेकिन लोगों का एक ही कहना है कि नहीं, यहाँ तो मोदी को कोई हरा नहीं सकता। अब मैंने बोला ना क्या, कांग्रेस की जो राजनीति थी गुजरात में वो भी मैंने देखी थी। तो कांग्रेस को की राजनीति के से यहाँ सबको नुकसान होता था वो टाइम पे, दंगों की वजह से। फिर इन्होंने गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया। हिंदुत्व की प्रयोगशाला मतलब क्या कि हिंदुत्व के झंडे के नीचे के हिंदू धर्म में मानने वाले सभी को एक छत्र के नीचे लाए यार, और वो सफल भी रहा। लेकिन इनकी जो हिंदुत्व की राजनीति है ना, वो एक धोखा है, फरेब है, खोखली है, दम्भ है, झूठ है, ढोंग है। क्योंकि मेरी तस्वीर को जो हिंदुस्तान के पूरे हिंदुत्व के चेहरे रूप में पूरी देश दुनिया में आदमी दिखा रहे हैं, वो इंसान आज यहाँ बैठा है। मतलब समझ सकते हो ना क्या हालत है? हाँ, समझ गए ना आप। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं हिंदुत्व की क्या हालत है उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। ये लोग पुरानी जो मनुस्मृति थी ना हमारे देश में 4-5 हजार पहले, आज मोदी स्मृति का अमल हो रहा है। और मनुस्मृति और मोदी स्मृति में कोई फर्क नहीं है। इसमें महिलाओं की कोई कीमत नहीं है, गरीब की कोई कीमत नहीं है, दलित की कोई कीमत नहीं है, पीड़ितों की कोई कीमत नहीं है, मुस्लिमों की कोई कीमत नहीं है। समझ गए? तो ये जो लोग हैं जो वोट करते हैं बीजेपी को, हर राज्य में हम देख रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, इन लोगों के मन में क्या है फिर? उनका ब्रेन वॉश हो चुका है मैडम। हर समाज के नेता होते हैं मैडम, देखिए हर समाज के गांव में सिटी में आगेवान होते हैं, तो उनकी समाज के जो आगेवान लीडर होता है ना, उनका ब्रेन वॉश कर डालते हैं। ऐसा है, मतलब पब्लिक का ब्रेन वॉश हो चुका है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पब्लिक का ब्रेन वॉश हो चुका है। और मैं एक जन्मजात मास्टरमाइंड इंसान हूँ। लिखा पढ़ा कम हूँ, 10 तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे जन्म से मास्टरमाइंड इंसान हूँ। देश का संविधान भी जानता हूँ, देश का इतिहास भी जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। इसके लिए मुझे एहसास हो गया कि इनकी जो भी राजनीति है ना, वो देशवासियों के लिए तो खराबी होगी आने वाले वक्त, अभी नहीं, आने वाले वक्त में। यहाँ के मुसलमानों की क्या हालत है? यहाँ के मुसलमान मोदी जी को ऐसा कहा जाता है कि बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब सत्ता को सलाम मारना वो तो पूरी दुनिया की फितरत है मैडम। अब उनको भी मालूम पड़ गया कि गुजरात में बीजेपी के सिवा कोई आने वाला नहीं है, तो अपने फटलब के लिए कुछ भी लिए सत्ता को सलाम मारेंगे। और मैं एक सच्चा गुजराती हूँ मैडम, गांधी बापू का वंशज हूँ, वारसदार हूँ। सत्ता को सलाम मारना वो मेरी फितरत नहीं है, सत्ता के सामने संघर्ष करना वो मेरी फितरत है। अगर अंग्रेजों के सामने महात्मा गांधी ने आवाज नहीं उठा दी ना, तो आज तुम भी ना होते ना, मैं भी ना होता। हाँ, तो आपने वो सब होने के बाद, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? आपने एक दुकान भी खोली थी अपनी, जिसमें आपके वो जो दूसरे पोस्टर बॉय थे कुतुबुद्दीन साहब, वो भी आए थे, उनसे आपकी दोस्ती भी हुई, आपने उनसे फीता भी कटवाया। अभी इसमें ऐसा है ना मैडम कि मैंने पर्सनल तो कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पे जो आश्चर्य उसका मुझे चेहरा बनाया था। फिर यहाँ मेरे पे ये सब चीज़ की वजह से मेरे पे एफआईआर हुई, ठीक है। एक बार मेरे पे अटैक भी हुआ क्योंकि मुझ पर बजरंग दल का सिक्का मार दिया था किसी मीडिया वालों ने। तो उस टाइम के बदले की भावने वाले कुछ लोग ने मेरे पे अटैक भी किया था, लेकिन मैं बच गया था। फिर मेरे पे एफआईआर में नाम आया। एफआईआर में काफ़ी 6 साल हमारा केस चला, 2009 तक चला, और उसमें यहाँ के किसी भी मुसलमान ने मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी, ठीक है। तो कोर्ट ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि हमारे इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं मरा है, ना मैंने किसी को मारा था, ना दूसरों ने मारा है, सिर्फ सड़क पर छोटा मोटा नुकसान हुआ था। अशोक जी, जैसे आपने कहा कि किसी ने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया तो आपको छोड़ दिया कोर्ट ने, वैसे ही 3 कमिटियों ने, एक राज्य की कमेटी, एक केंद्र की कमेटी और एक अलग से निष्पक्ष कमेटी ने मोदी जी को क्लीन चिट दी है गुजरात दंगों में। देखिए, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कोई कमेटी के बारे में बोल सकूँ, वो राजनीति का विषय है, वो जनरल है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात तो जरूर बोलूँगा मैडम कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते मोदी जी की जिम्मेदारी है कि लोगों की जान माल का रक्षण करना बिना भेदभाव के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, किसी का भी। वो टाइम पे निष्फल रहे थे, फेल हो गए थे, और उन्होंने अपनी निष्पक्षता का स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अपनी निष्पक्षता का स्वीकार टोपला, दोष का टोपला गुजरात की जनता पे डाल दिया था कि गुजरात के दंगों में मेरा या मेरी सरकार का कोई हाथ नहीं है, 5 करोड़ की जनता का गुस्सा और आक्रोश। और जब उन्होंने ऐसा बोला ना, उसी के बाद में मीडिया ने 5 करोड़ के प्रतीक के रूप में, एक फेस के रूप में मेरी तस्वीरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। क्योंकि जहाँ पे दंगा हुआ था, जहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हुआ ना, वहाँ तो आप लोग भी शूटिंग उतारने नहीं जा सकते थे मैडम वो टाइम पे, नहीं तो आपको भी मार पड़ती। यहाँ ऐसा नहीं था मैडम, यहाँ तो पत्रकारों को, उनको जो पत्रकार धर्म है ना, वो हमने निभाने दिया है मैडम। जब एक पत्रकार ने मुझे बोला कि मैं आपके गुस्से और आक्रोश चाहता हूँ,
तो मैंने मेरी मर्जी से उसको वो दिया था। हाँ, कि भाई देखो गुजरात की जनता में कितना गुस्सा है, आक्रोश है वो घटना की वजह से, और वो गुस्से आक्रोश का प्रतीक मैं था। लेकिन वो आक्रोश मुसलमानों के प्रति नहीं था, वो घटना के खिलाफ था, घटना के खिलाफ। सिर्फ एक घटना के खिलाफ था, किसी कौम के खिलाफ नहीं था मैडम, कि ये इन्होंने बुरा किया, ऐसा है। तो आप क्या चाहते हैं, आप कैसा भारत चाहते हैं? और आज जो भारत है उसकी जो तस्वीर है और आपके मन में जो तस्वीर है वो कैसे अलग है? मेरे मन में जो तस्वीर है ना भारत की, शहीद भगत सिंह वाला भारत बनना चाहिए, बाबा साहेब आम्बेडकर वाला भारत बनना चाहिए, महात्मा गांधी वाला भारत बनना चाहिए, सरदार पटेल वाला भारत बनना चाहिए। जो नेता में महात्मा की मानवता हो, जो नेता में सरदार की समानता हो, और जो नेता में बाबा साहेब आम्बेडकर की बंधुता ना, ऐसा भारत चाहिए मुझे। ये कौमवादी जातिवादी भारत नहीं चाहिए हमें, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करा है, जो जाति जाति के बीच में झगड़ा करा है, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए मैडम। और ऐसा नेता नहीं चाहिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनवाए, बाबा साहेब की इतनी बड़ी प्रतिमा बनवाए। आपने बाहुबली फिल्म देखी मैडम? हाँ देखी सर। देखी ना? देव सेना का एक डायलॉग है मैडम। क्या डायलॉग है? जब वो माहिष्मती में जाती है पहली बार, तो वहाँ उसके साथ में क्या होता है, तब माहिष्मती एक डायलॉग बोलती है कि ऊंची ऊंची प्रतिमा बनाने से कोई राज्य महान नहीं बन जाता, कोई साम्राज्य महान नहीं बन जाता। सरदार के विचारों को अपनाओ, महात्मा गांधी के विचारों से शासन करो, तब भारत गुजरात महान बनाएगा। समझ गए ना? सरदार की प्रतिमा बना दी, लेकिन मोदी जी में समानता की भावना थी, आज भी नहीं है। उना वालों को समानता दिखाई, 2002 में मरने वाले मुसलमानों के प्रति मानवता दिखाई? नहीं दिखाई आज तक। एक बात बोलूं ना मैडम, जब ये सड़क पर एक्सीडेंट होता है कोई भी बीमारी की वजह से, जब हम उसको अस्पताल में ले जाते हैं ना, उसके जो भी ले जाते हो, मेरी बात नहीं करता हूँ, फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले आते हैं, बराबर है। वहाँ डॉक्टर उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन वो बचा नहीं पाते, वो पेशेंट मर जाता है। फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाद में बाहर आके क्या बोलता है, आई एम सॉरी, मैं उनको बचा नहीं सका। एक डॉक्टर इतना बोल सकता हो, तो ये गुजरात के प्रधानमंत्री, भारत के गुजरात के उस टाइम के मुख्यमंत्री और आज के भारत के प्रधानमंत्री, 1-2 हजार लोग मर गए उस टाइम पे गुजरात के दंगों में, उनके लिए आई एम सॉरी नहीं बोल सकते? तो आप चाहते हैं कि वो इस घटना के लिए सॉरी बोले? उनकी नैतिक जिम्मेदारी है मैडम, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं तो एक कॉमन हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है मैडम। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, धर्म जाति के भेदभाव बिना लोगों को अपने समानता की रखे, लेकिन उन्होंने वो नहीं रखा है। उन्हें मुस्लिम पीड़ितों के साथ में भेदभाव किया है, दलितों के साथ में भेदभाव किया। ऊना कांड में दलितों के साथ भी भेदभाव हुआ है मैडम। लगता है कि मोदी जी में मानवता नहीं है? मोदी जी में मानवता है, लेकिन उनकी पार्टी के लिए, अदानी अंबानी के लिए, उनके लिए, जो धर्म जाति से पीड़ित होते हैं ना, उनके लिए नहीं है मैडम, ऐसा बोलता हूँ। अच्छा, एक चीज और है कि 20 साल हो गए उस घटना को, लेकिन आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे आज भी वो जो पूरे दंगे का आक्रोश है वो वैसे का वैसा दिखता है। वो तो रहेगा मैडम, मैं मरूंगा तब तक रहेगा। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं गरीबी में पैदा हुआ, उसकी वजह से मेरे में गुस्सा आया, क्योंकि मेरा बाप मुझे कुछ दे के नहीं गया फुटपाथ के सिवा, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा है। दूसरा कि मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन माँ बाप जल्दी मर गए, इसके लिए मैं पढ़ नहीं सका, और मुझे मेरी मेरिट दिखाने का मौका नहीं मिला, और इसकी वजह से मुझे मिला है जो मेरी जन्मजात मेरिट है ना, वो एजुकेशन के रास्ते मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला है। इसकी सब समझ गए आप? और उसके बाद में जो यहाँ शासन हो रहा है 20 साल से, उसकी वजह से ऐसा है। आने वाले चुनावों की बात करें तो आपको क्या लगता है, वोट डालते हैं आप? देखिए, ऐसे तो मेरे पास पहले इलेक्शन कार्ड नहीं था, तो मैंने वोट नहीं किया है काफ़ी साल, 10 साल से। 2012 तक मैंने वोट किया था, उसके बाद में मेरा इलेक्शन कार्ड खुआ गया था, और मध्य आराधी से जो बोलते हैं ना वोटर लिस्ट, उसमें भी मेरा नाम नहीं था। 10 साल से मैंने वोटिंग नहीं किया है। इस बार मेरे पास है तो करूँगा। किसको करेंगे सर? वो नहीं बोल सकता हूँ ना मैडम, वो तो हमारे देश का कायदा है ना कि इसको वोट जाओ नहीं बोलने का। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वोट किसी को भी दे, जीते की बीजेपी। अब वो उनको मालूम क्यों किस आधार पे बोल रहे हैं, वो उनको मालूम। आप क्या चाहते हैं कि इस बार सत्ता बदले? सत्ता नहीं बदले मैडम, उसके में जो नहीं, सत्ता में कोई भी आया, संविधान से शासन होना चाहिए, चाहे कांग्रेस आवे, आप आवे या बीजेपी आवे, कौन सत्ता पे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप जनता को गरीबी कम करे, महंगाई कम करे, बिना कौमवाद जातिवाद जी अभी संविधान से शासन नहीं हो रहा है मैडम। अगर संविधान से शासन होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं गुजरात सरकार का मंत्री होता। हाँ, समझ गए ना आप? दलितों की, गरीबों की, पीड़ितों की, यहाँ महिलाओं की कोई कीमत नहीं है।
जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनकी कीमत है, बाकी मेरे जैसे गरीब की मजदूर को कोई पार्टी अपने पास नहीं बुलाएगी। तो ये हिंदू राष्ट्र अगर घोषित होता है, हाँ। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, तो ये कौन से लोग हैं जो सपना देख रहे हैं कि विकास होगा और भारत एकदम विश्वगुरु बन जाएगा? अभी वो क्या बोलते हैं, आपने एक सीरियल देखी थी ना मैडम, बहुत टाइम पे दूरदर्शन पे आती, शायद आपने नहीं, मैं बचपन में देखता था, हमारे घर जब रहता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बस ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देख रहे हैं, खुली आंखों पे सपने देखने वाले लोग हैं हिंदू राष्ट्र का। अरे मेरे भाई, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनेगा, ये इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं बनेगा, ये देश जो चीज तरह चलता है ना उसी तरह चलेगा। किसी की माँ में ताकत हो तो इसको देश को इस्लामिक बना के देखो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के देखो, बोलो कोई किसकी माँ में ताकत है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अघोषित हिंदू राष्ट्र है 2001 से गुजरात। उसका मतलब है मैडम, क्योंकि गुजरात में कौमवाद और जातिवाद है। हाँ, वो यहाँ के लोगों में है, लोगों में नहीं है, पार्टियों में है। आपने देखा होगा ना कि 2014 में जब मोदी जी गुजरात से वहाँ गए दिल्ली में, उनका प्रमोशन हो गया, विकास हो गया। उसके बाद में 2015 में गुजरात में क्या हुआ था, हार्दिक पटेल नाम का एक मासूम लड़का जिसको दुनियादारी का भान नहीं था, अपनी समाज के लिए आरक्षण मांगने निकल पड़ा था। वो अब किसी का कहने पे ही निकला होगा ना। 22 साल की उम्र थी मेरे मैडम, तो समझो कि उसके पीछे किसका हाथ होगा। तो अभी तो वो बीजेपी में है। हाँ, तो वही बोलता हूँ ना मैडम, वही तो बोल रहा हूँ अच्छा, कि गुजरात में जातिवाद चला हुआ अभी, उसके बाद में राजनीति में जातिवाद है। राजनीति में जातिवाद चला हुआ। उसने आरक्षण मांगा तो ओबीसी में अपनी समाज को बोला कि हमको ओबीसी में समाओ, हमारी कम्युनिटी को। तो ओबीसी की ओर के अल्पेश ठाकुर आ गया, फिर ऊना खान हुआ, फिर दलित नेता के रूप में हम जिग्नेश मेवाणी आ गए। मतलब ये जातिवाद नहीं तो क्या है मैडम? कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो पूरे गुजरात को मंजूर हो आज। मतलब सब पूरे अपने गुजरात जाति का एक नेता नहीं है, एक नेता नहीं है, अलग अलग धर्म के नेता है। मोदी जी सबके नेता नहीं है। मोदी जी सबके नेता नहीं है। जब गुजरात में थे तो पार्टी के नेता थे, एक पार्टी के नेता है। गुजरात की नहीं, भारत की आधी बस्ती मोदी जी को वोट नहीं देती है। सिख नहीं देते हैं, मुस्लिम नहीं देते हैं, दलित नहीं देते हैं, कई लोग नहीं वो नहीं देते हैं, ख्रिस्ती नहीं देते हैं, क्रिश्चियन नहीं देते हैं। तो कहाँ से पूरे खाली सत्ता के रूप में वो भारत के प्रधानमंत्री है, और वो भी हिंदुओं को ही मान्य है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के किसानों को मान्य नहीं था जब किसान आंदोलन हुआ ना। आज के टाइम में कोई ऐसी एक पार्टी है जो आपको लगता है कि निष्पक्ष है, जो तुष्टीकरण नहीं करती राजनीति में जाति धर्म का? देखिए मैडम, मैं गुजरात के बारे में सिर्फ केरला गया हूँ और किसान आंदोलन में गया हूँ, तो वहाँ की क्या राजनीति है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बाकी गुजरात, भारत में आज ऐसी भी एक पार्टी नहीं है जो संविधान से शासन करे, कोई नहीं है। कोई प्रदेशवाद चलाती है, कोई कौमवाद चलाती है, कोई जातिवाद चलाती है। यूपी, बिहार, आप राजस्थान। किसान आंदोलन में गए थे, हाँ किसानों का समर्थन करने, हाँ उससे कुछ उम्मीद मिली आपको? हाँ, एकता देखी मैंने वहाँ। हाँ, आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मोदी जी जो सपना देखते हैं ना, वो मैंने किसान आंदोलन में देखा, गुजरात में नहीं देखा। वहाँ मुझे भी समानता मिली, मानवता वहाँ भी दिखी। लेकिन किसान आंदोलन भी खत्म हो गया। वहाँ कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, सब थे, अमीर थे, गरीब थे, समानता थी, सब था वहाँ। वहाँ मैंने देखा ऐसा। अच्छा अशोक जी, आप हिंदू हैं? ऐसे तो अभी की हमारी जो देश सिस्टम है मैडम, उससे तो हमारी गिनती हिंदू में होती है। अभी जो बेसिक सिस्टम मतलब क्या, वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था नहीं मैडम, अभी जो संवैधानिक सिस्टम है तो उसमें तो हमारी गिनती हिंदू में ही होती है ना। दलित जो होते हैं, अच्छा, दलितों को हिंदू में गिनते हैं। हमारा जो जन्म का प्रमाण पत्र होता है उसमें अंदर हिंदू और हमारी जो कास्ट आती है वो लिखाया जाता है। नहीं तो कई दलित तो ऐसे हैं जो खुद को हिंदू नहीं मानते। वो नहीं मानते हैं। अब तो मैं भी नहीं मानता हूँ मैडम। अब आप भी नहीं मानते? हाँ। अब क्यों? 20 साल में मैंने जो गुजरात में एहसास किया ना, वो मैं भी मानता हूँ कि मैं हिंदू में गिनाता नहीं हूँ, मैं दलित में ही गिनाता हूँ। दलित अलग है। दलित अलग है, दलित अलग नहीं है। ऐसे तो दलितों को हिंदू धर्म से जोड़ दिया हजारों साल से, पर जो हिंदू धर्म के ठेकेदार है ना, वो दलित को हिंदू नहीं मानते मैडम। समझ सके ना। आप गांधी की बात कर रहे थे, गांधी कहते थे कि दलित हिंदुओं का अविभाजित अंग है, लेकिन दलितों को कभी राजनीति में वो जगह नहीं मिली। वो वर्ण व्यवस्था की वजह से मैडम। हाँ, ऐसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और जो पूरी राजनीति है गुजरात की 20 सालों की, उसको आपने निचोड़ कर रखा हमारे सामने।